आते हैं। सर्दी ऐसी गायब होगी, बैठे बैठे तो सर्दी ज़्यादा लगेगी। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आज की जो साइंस एक्टिविटी है अपनी, वो है हम आज समझेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से भाग होते हैं, मानव पाचन तंत्र जिसको बोला जाता है, और ये क्यों जरूरी है अपने शरीर में, कोई बता सकता है? हमारे शरीर में ढेर सारे पाचन तंत्र हैं, तो पाचन तंत्र नहीं सॉरी जो तंत्र है अलग अलग काम करते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पढ़े हैं किसी ने? है ना, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं इनको। तो लगभग 79 टाइप के हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है ना, उत्सर्जन तंत्र है। काफी सारे तंत्र हैं जो हमारे शरीर को लगातार जिंदा रखने के लिए लगे रहते हैं, 24 घंटे काम करते रहते हैं, तभी आप ढंग से काम कर पाते हो। एक भी सिस्टम में थोड़ी सी भी यदि गड़बड़ हो जाती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। तो आज हम एक ऐसा ही सिस्टम, एक ऐसा ही तंत्र पढ़ेंगे हमारे शरीर में जो है पाचन तंत्र, और पढ़ेंगे कि हम जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है हमारे शरीर में, कहाँ कहाँ से जाता है वो, उसका क्या बनता है, किस जगह पे क्या पाचन होता है उसका। और पाचन का मतलब क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं ना वो ज्यादा बड़ी फॉर्म में होता है, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से बनाया जाता है ताकि उससे हमको शरीर में ऊर्जा मिल सके। ठीक है, तो आपने ध्यान से समझना है। शरीर का जो अंग है ये बताएंगे भी, मॉडल आपको दिखाया जाएगा, चार्ट भी है साथ में, और कोशिश करूंगा मैं शरीर के जो पार्ट है उसके हिसाब से बताएं आपको कि ये पार्ट कहाँ पे मौजूद होता है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि हमारे शरीर में अमाशय कहाँ पे होती है, छोटी आंत कहाँ है, लीवर कहाँ पे है, ठीक है, जो हमारी फूड पाइप है जिसको हम आहार नाल बोलते हैं, जो खाने की नाल है वो कहाँ सी है, कितनी सेंटीमीटर लंबी है, वो कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो साथ में ये भी पता करना है अपने शरीर के ये अंग कहाँ पे मौजूद है। पता नहीं होता कईयों को, फेफड़े नहीं पता होते कहाँ है, पूछा जाए फेफड़े कहाँ है, वो पेट में बताएंगे यहाँ पे, फिर किडनी क्या पता यहाँ बता दे ऊपर। तो शरीर के अंगों का पता होना चाहिए कौन सा अंग कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ताकि आपको कहीं दर्द वगैरह हो ना तो आइडिया लग जाए कि मेरे किस शरीर के अंग में गड़बड़ है, डॉक्टर को ढंग से बता सको आप। तो ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग असेंबली। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। आज की साइंस एक्टिविटी का उद्देश्य है, आज हम मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों का अध्ययन करेंगे तथा समझेंगे कि किस अंग का क्या कार्य है और उसका क्या नाम है। आवश्यक सामग्री, हमारे पास यहाँ मानव पाचन तंत्र का मॉडल है तथा मानव पाचन तंत्र का नामांकित चार्ट है। क्रियाविधि, मानव पाचन तंत्र मुख्य दो घटकों से मिलकर बना है, आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां। आज हम आहार नाल के बारे में समझेंगे। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। इसका मुख्य अंग मुख गुहिका है। यह मुख के अंदर एक छोटा सा कक्ष होता है जिसमें दांत और जीभ मिलकर भोजन को चबाने तथा लार मिलाने का कार्य करते हैं। तो मुख गुहिका के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया है, छोटा सा कक्ष, जैसे कमरा हम देखते हैं, हम जहाँ बैठते हैं तो ऐसा ही एक कक्ष है, छोटी सी जगह है जहाँ पे दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियाँ हैं, ये सारे जिस भी भाग में प्रेजेंट है हमारे मुंह के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहिका बोलते हैं। और यहीं से हम जो खाना चबाते हैं यहीं से कुछ पाचन शुरू हो जाता है, कुछ चीज़ों का पचना यहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे कि स्टार्च पढ़ा है किसी ने, जिसको मंड बोलते हैं हिंदी में। और इसका पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है, जैसे कि आलू जो हम खाते हैं, आलू में स्टार्च ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आलू का पाचन आप समझ सकते हो मुंह से शुरू हो जाता है। लार ग्रंथियाँ जो लार छोड़ती है ना, उसका काम पाचन का भी होता है, साथ में जो अपना खाना होता है ना उसको क्या करती है, वो नरम बना देती है ताकि निगलने में समस्या ना हो। और एक दिन में 1.5 से लेकर 2 लीटर तक लार है जो हमारे मुंह में वो सिक्रीट होती है, स्राव होती रहती है। 1 से 1.5 से 2 लीटर जो लार है वो छुट्टी रहती है हमारे मुंह में। जैसे बात करते हैं, हम बोलते हैं, तब भी मतलब मुँह को गीला रखा जाता है ना, ताकि हम बोल भी इसके ढंग से, खाना खाएं तो खाना भी निकल जाए, इसके काफ़ी सारे लार तो हम निकलते रहते हैं आराम से। नेक्स्ट है ग्रसनी। मुख्य गुहिका के बाद वायु और खाद्य पदार्थों के लिए एक ही रास्ता ग्रसनी कहलाता है, जो आगे जाकर 2 नलिकाओं में विभाजित होता है, ग्रसिका खाद्य नाल और दूसरी है श्वास नाल। तो यह बात की अभी ग्रसनी, जैसे ये कक्ष है जो जहाँ पे जीव वगैरह है, जब हम पता करते हैं तो इससे आगे से एक भाग शुरू हो जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से इतना सा हिस्सा मान लो आप, इसमें क्या होता है, अपनी जो सांस की नाल है और जो खाने वाली नाल है एक रास्ते से चलती है। फिर कई बार खाना खाते टाइम हमारे जो क्या हो जाता है, खाने के कण है वो कहाँ चले जाते हैं, सांस वाली नली में चले जाते हैं, हमको खांसी उठ जाती है ना, तो इसी रीजन से, क्योंकि वो एक ही रास्ते से आगे बढ़ते हैं।
और कभी आपने ध्यान दिया हो, जब हम सांस लेते हैं तो खाना नहीं निकलते, और जब खाना निकलते हैं तो सांस उस टाइम तक रुक जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल तरीके से चलती हैं चीज़ें। एक साथ दोनों चलाओगे ना, आप कई बार ध्यान नहीं रहता, एक साथ दोनों चलाने की कोशिश करोगे तो जो खाना है ना वो सांस वाली नली में फंस जाता है। उसकी वजह से क्या होएगा, फिर खांसी उठती है हमको, और खांसी क्या करेगी, फिर जो खाने का कण अंदर पड़ा है ना सांस वाली नली में, उसको बाहर निकालता है वो। जब तक खांसी रहेगी, जब तक वो खाने का कण वहाँ से साफ नहीं हो जाता। ठीक है, और कई बार तो ज़्यादा अंदर चला जाता है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है फेफड़ों में। तो इसलिए बोला जाता है कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, हंसना नहीं चाहिए उस टाइम पे। थोड़ी सी भी यदि आपने प्रॉब्लम वहाँ पे फेस कर ली तो ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती है, डॉक्टर से भी इलाज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। ग्रसिका या खाद्यानाल यह 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका नुमा संरचना है जो ग्रसनी से आमाशय को जोड़ती है। तो ये बताया इन्होंने, खाद्यानाल ये कहाँ से शुरू हो जाती है, हमारी ग्रसनी से शुरू हो जाती है। मतलब ग्रसनी क्या है, दो हिस्सों में आगे बढ़ती है, एक तो श्वासनाल में चली जाती है फेफड़ों में, और एक कहाँ चली जाती है, हमारे यहाँ से बीचों बीच चलती है फेफड़ों के बीचों बीच से, और कहाँ आती है, आमाशय में। एक लंबी सी ट्यूब होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है वो। उसी से खाना क्या है, यहाँ से आगे बढ़ता जाता है और कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। ठीक है, बताओ भैया। आमाशय यह जे आकार का थैलीनुमा संरचना है जिसमें खाना संग्रहित होता है, जिसमें जठर ग्रंथियां विभिन्न रस स्रावित करती हैं। तो यहाँ पे होती है आमाशय हमारी, इस जगह पे। पेट में दर्द होता है, कई बार यहाँ भी होता है पेट में दर्द, वो आंतों में होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ होता है। तो ये आमाशय में हमारा खाना है ना, एक टाइम तक स्टोर कर लिया जाता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक ये स्टोर रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपका खाना कितना जल्दी पचता है। कुछ चीज़ें जल्दी पच जाती हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ हैं, ये जल्दी पच जाती हैं, तो ये जल्दी पच के आगे बढ़ती है आंतों में। उसके बाद आंतों में क्या होता है, उसका और पाचन होता है, या फिर उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो मेन काम यहाँ पे आमाशय का क्या है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छूटता है, जो बहुत तेज अम्ल होता है। बताया था ना मैंने, इतना तेज अम्ल होता है, यदि वो हाथ पे गिर जाए ना आपके, वो जला देगा, हाथ के आर पार निकल जाएगा, इतना तेज अम्ल है। और वो हमारे पेट में जब छूटता है तब क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता, तो हमारी इस पेट की जो संरचना है, आमाशय की संरचना इस तरीके से बनी हुई है कि उस अमल का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। होता बहुत तेज है वो, फिर खाने को पचाना इतना आसान नहीं है। जो हम खाना है नॉर्मल जो खाते हैं, एक टाइम की डाइट को यदि आप रख दो ऐसे ही, तो उसको सड़ने में, बिल्कुल अच्छे से ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन हमारा जो पाचन तंत्र इस तरीके से डिजाइन है, 3 से 4 घंटे में तो आपको एनर्जी निकाल के दे देता है उस खाने में से। और ये सारा काम जो कौन करता है, हमारे आंतों में, हमारे शरीर में, पाचन तंत्र में काफ़ी सारे ऐसे एंजाइम अमल वो छूटते रहते हैं, जो खाने को क्या करते रहते हैं, पचाने का काम करते रहते हैं, जल्दी से जल्दी कर देते हैं। यदि ये चीज़ ना हो ना, एक सिंगल टाइम का खाना आपका 3 साल में पचता है। यदि ये अमल ना हो हमारे शरीर में तो क्या होएगा, एक टाइम यदि आपने खाना खा लिया ना तो वही नहीं पचेगा 3 साल तक। तो आप बैठे रहना, जब तक खाना नहीं पचेगा एनर्जी नहीं आएगी, ऐसे ही सुस्ताते रहोगे आप पड़े पड़े। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन चीज़ों की। नेक्स्ट है यकृत। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्तरस स्रावित करती है, जिसे पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। पित्ताशय एक थैलीनुमा संरचना है जो पित्तरस का मुख्य कार्य वसा का पाचन करना होता है। लीवर यहाँ पे आमाशय होती है, लीवर इस साइड में होता है। ठीक है, लीवर बोलते हैं इसको, सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। बहुत सारी बीमारियाँ लीवर की वजह से ही होती है। पाचन तंत्र की ज़्यादातर बीमारियाँ बोलते हैं इसका लीवर ख़राब है, लीवर डैमेज है। ठीक है, काफ़ी सारे दुर्व्यसन जिसके होते हैं, नशा वगैरह करते हैं, उस पर भी लीवर पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उसका। ठीक है, अल्कोहल वगैरह जो शराब पीते हैं ना, लीवर ही ख़राब होता है उनका, क्योंकि लीवर का काम ये होता है, जो भी आप ख़राब चीज़ें खाते हो ना उसको साफ़ करवाता है बॉडी से। ज़्यादा ख़राब चीज़ें खा रहे हो, ज़्यादा जहर खा रहे हो तो लीवर पे ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, इसको साफ़ करना पड़ता है, इसका काम है ये सफाई करने का। खाना जितना ही पाचन होएगा, मतलब कईयों के पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो लीवर की दवाई मिलती है उसको। ठीक है, लीवर मतलब बहुत सारे काम करता है, इसके बारे में यदि अलग से समझे तो काफ़ी डिटेल होती है। ठीक है, पाचन से रिलेटेड तो करता ही है, इसके अलावा काफ़ी सारे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इनके पाचन से रिलेटेड भी काम यही देखता है। बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा लीवर। ठीक है, यकृत जिसको बोला जाता है, इस साइड में प्रेजेंट होता है, दाईं साइड में। आमाशय हमारी बाईं साइड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है अग्नाशय। यह अमाशय के पीछे स्थित एक मिश्रित ग्रंथि है जो विभिन्न एंजाइम स्रावित करती है, जिससे भोजन के पाचन की दर बढ़ती है। तो अग्नाशय और अमाशय लगभग नाम सेम है। अमाशय के जस्ट नीचे होता है, पत्ते जैसी संरचना होती है। जैसे मैंने अमाशय यहाँ बताया ना, इसके पीछे सी होती है, लंबी सी संरचना होती है। इसका भी अपना काम है, इसमें भी काफ़ी सारे एंजाइम छूटते हैं जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन और जो वसा है उसको पचाते हैं ये शरीर में।
नेक्स्ट है शुद्धांतर या छोटी आंत। यह छोटे व्यास वाली एक नलिकानुमा संरचना है जिसकी आंतरिक परत पर उंगलीनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये पचे हुए खाने के अवशोषण के सतही क्षेत्र को बढ़ा देती हैं। उसके बाद बचा हुआ खाना रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो जो भी खाना हमारे माशय में पचता है ना, तो वो आगे बढ़ता है छोटी आंत में। लीवर और अग्नाशय क्या करती है, ये बस अपना जो भी एंजाइम है वो छोड़ती हैं, लेकिन खाना इनके अंदर नहीं जाता। ध्यान रखना, लीवर में खाना नहीं जाएगा, अपना खाना अमाशय में, अमाशय से आगे छोटी आंत में बढ़ता है। और छोटी आंत बहुत लंबी संरचना होती है, ठीक है, और इतनी लंबी होती है, यदि आप 2 मंजिल से एक किसी इंसान की छोटी आंत को ऐसे लटका दोगे ना 2 मंजिल से, वो नीचे टच करेगी, ठीक है, इतनी लंबी होती है। ऐसे ही हमारी बड़ी आंत होती है लंबी। तो दोनों की यदि हम लंबाई की बात करें, 6 मीटर के आसपास हमारी होती है छोटी आंत और 1.5 मीटर के आसपास होती है बड़ी आंत, मतलब 7.5 मीटर। और 7.5 मीटर को आप जब फैला के तित्ते से मापोगे ना, बहुत लंबी संरचना होती है। लेकिन हमारे इसी भाग में क्या रहती है, जो नरम सा भाग हमको महसूस होता है, ये आंतें ही हैं, ठीक है। और ज़्यादातर पेट में दर्द वगैरह जो होता है, इसी आंतों में ही कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, कोई खाने का खाने के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है पेट में दर्द, ठीक है। तो आंतों में क्या है, सबसे ज़्यादा खाने का पाचन होता है। जितने भी खाना का पाचन हो गया उसको फिर शरीर में अवशोषित किया जाता है, फिर वो रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जहाँ जहाँ पे उसको ऊर्जा की जरूरत है शरीर के भागों को, वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है वहाँ पे। 7 तंत्र जिसको बोला जाता है, वो किसी और दिन आपको बताया जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट है वृद्धांतर बड़ी आंत। यह 1.5 मीटर लंबी चौड़े व्यास वाली नलिका है जिसमें मुख्य रूप से जल का अवशोषण होता है और उसके बाद बचे हुए अपचे पदार्थों को गुदाद्वार द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, छोटी आंत लंबाई में लंबी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, तो नाम इनके उल्टे कैसे हैं? चौड़े व्यास वाली होती है और एक संकीर्ण व्यास, ठीक है। एक तो होती है जैसे अपनी पाइप होती है, एक तो बिल्कुल बीड़ी पाइप है, व्यास उसका कम है। छोटी आंत का व्यास ही कम है, लंबाई ज़्यादा होती है उसकी। छोटी इसलिए बोला जाता है उसको भी, व्यास कम है उसका, लंबाई तो ज़्यादा है। बड़ी आंत क्या है, थोड़ी सी खुली होती है, लेकिन उसकी लंबाई है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये भी मेन भाग है, कई बार आप कंफ्यूज रहते हो, तो छोटी क्यों बोलते हैं उसको, इतनी लंबी है। तो निष्कर्ष, आज हमने मानव पाचन तंत्र के आहार नाल के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। क्लैपिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो इन एक्टिविटी के माध्यम से साइंस तो आपका इधर ही कवर करवा देंगे अपन, ठीक है, अच्छे से यदि ध्यान दोगे। तो ये पर्सन ऐसे हैं आपके 6ठी 7वीं से शुरू हो जाते हैं, 11वीं 12वीं तक भी आते हैं। जो बायोलॉजी बच्चे पढ़ते हैं ना, वहाँ भी आते हैं ये टॉपिक। और डेली ऐसा कोई टॉपिक है वो कवर करवाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह एक्टिव माइंड होता है, थोड़ा ढंग से आप पढ़ लेते हो। दिन में तो आपको सीधा करने में, सीधा बैठाने में एनर्जी खप जाती है टीचर्स की, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा ध्यान दिया करो। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम जो होता है ये बड़ा एक्टिव टाइम होता है, इसको फुल एनर्जी के साथ यूटिलाइज किया करो। तो बर्थडे